हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है आयनन ऊर्जा या जिसको बोलते हैं आयनन विभव या फिर इसको बोला जाता है आयनन एंथैल्पी। अर्थात इसके 3 अलग-अलग नाम हैं। इसके पहले हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में 3 टॉपिक पढ़ा। एक था हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, दूसरा परमाणु त्रिज्या और तीसरा था आयनिक त्रिज्या जो कि हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं इसके आगे का जो चौथा हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, अर्थात जो आवर्ती गुण है पीरियोडिक टेबल का, उसमें हम इसमें पढ़ रहे हैं आयनन ऊर्जा के बारे में, जिसको और अलग-अलग नाम से जानते हैं। आयनन ऊर्जा को अंग्रेजी में आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है और इसका नोटेशन आई और ऐसा ई के रूप में दर्शाते हैं। तो ये याद रखना है। आयनन विभव भी कहते हैं इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल के रूप में दर्शाते हैं, इसको आई पी के रूप में दर्शाया जाता है। और तीसरा इसको बोल सकते हैं आयनन एंथैल्पी। अर्थात आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी तीनों एक ही चीज़ है, नाम इनके अलग अलग मिलते हैं। आयनन एंथैल्पी में इसको दर्शाया जाता है इस तरीके से, डेल लिखा रहता है यहाँ पे आई और यहाँ पे एच लिखा रहता है, या फिर कभी कभी किसी किसी बुक में लिखा रहता है डेल एच और यहाँ पे आई डॉट ई। आई डॉट ई का अर्थ होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और ये जो एच है वो एंथैल्पी को दर्शाता है, इस वजह से डेल एच के रूप में। तो ऐसा डेल एच आई डॉट ई ऐसा भी दर्शाते हैं, डेल आई एच इस तरीके से भी दर्शाया जाता है, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब इसमें देखिए आयनन ऊर्जा, इसका यूनिट होता है हमारा जूल में, और यहाँ और जो ये आयनन एंथैल्पी रहता है इसका भी यूनिट जूल में होता है। जो आयनन विभव होता है इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो ये याद रखें। अब हम किसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा, जैसे नाम से पता चल रहा है आयोनाइजेशन या आयनन मतलब कोई भी जो हमारा तत्व रहेगा और तत्व में जो परमाणु रहेंगे, अर्थात हम बोल सकते हैं कि कोई भी परमाणु को आयन के रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आयनन कहलाती है। लेकिन वो बदलने के लिए जब हम ऊर्जा का जरूरत पड़ रहा है तो उस ऊर्जा को हम बोल रहे हैं आयनन ऊर्जा। अब इसको समझने के लिए कैसे समझ सकते हैं, देखिए किसी गैसीय विलगित परमाणु में, विलगित का अर्थ है कि हम इस तरीके से कोई ठोस पदार्थ लेंगे जिसके परमाणु क्या होते हैं ऐसे पास पास लगे रहते हैं। अब ठोस को हम गर्म करेंगे तो ठोस से इसको बनाया जाएगा किस अवस्था में, गैस में, जिससे क्या होगा इनके जो परमाणु हैं ये हो जाएंगे अलग अलग दूर दूर। तो और इसमें से इस परमाणु को किसी भी को अलग निकालेंगे हम लोग, और उसके बाद इस परमाणु के अंतिम कक्षा में, जैसे मैं कोई परमाणु बनाया और इसका अंतिम कक्षा मान लो ये है, अर्थात लास्ट ऑर्बिट, इसको आउटर ऑर्बिट कहते हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हमको ऊर्जा लगेगा बाहर से। अब ऊर्जा लगेगा का अर्थ है कि इसमें यदि इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है, अब इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, यहाँ जो हमारा रहता है नाभिक, इसका आकर्षण इस पर रहता है, अर्थात ये अपनी ओर खींचता है, और साथ में ये वाला जो बाहर से अंदर वाला ये ऑर्बिट होता है ये इनको प्रतिकर्षित करता है, तो इनको बैलेंस की वजह से ऐसे घूमते रहते हैं। तो चूंकि इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण है इसका, इसलिए वो घूम रहा है। अब हम मान लो इसको बाहर से कोई ऊर्जा दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो बाहर से ऊर्जा देने के कारण क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बाहर निकल जाएगा, अर्थात इस न्यूक्लियस अर्थात जो नाभिक है उसके अट्रैक्शन या आकर्षण के क्षेत्र से वो बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा तो जो हमारा परमाणु रहेगा उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश। जैसे कि हमने इसको कल पढ़ा था आयनन त्रिज्या में कि जैसे मान लो ये हमारा कोई परमाणु है और इसको कोई हमने ऊर्जा दे दिया बाहर से, जिसको मैं एच न्यू लिख रहा हूँ, जिसको हम फोटान बोलते हैं। तो इससे जब ऊर्जा मिलेगा इसको तो ये प्लस में बदल जाएगा और साथ में हो गया इलेक्ट्रॉन ही निकल गया। तो जो ये ऊर्जा हम दे रहे हैं इसी ऊर्जा को बोला जा रहा है आयनन ऊर्जा या फिर आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा कि हम ऐसा कैसे कर रहे हैं प्रक्रिया। तो इसी को मैं लिखा कि किसी भी गैसीय विलगित परमाणु, विलगित का अर्थ है कि इस तरीके से किसी से जुड़ा ना हो, अलग से गैसीय अवस्था में रहे परमाणु। उसको गैसीय अवस्था में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि गैसीय अवस्था में परमाणु के क्या रहेंगे, दूर दूर रहते हैं, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सरल होता है। ठोस अवस्था में क्या होता है, परमाणु पास पास रहते हैं, इसलिए ठोस अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता। ठीक, तो किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, वो भी कौन सा, न्यूनतम ऊर्जा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। अब इसमें एक शब्द आया विलगित, तो इस विलगित का अर्थ है कि वह परमाणु जो किसी भी परमाणु से न बंधा हो, अर्थात उससे न जुड़ा हो, अर्थात इस तरीके से ऐसा ना रहे वो सिर्फ ऐसे अकेले सिंगल पड़ा रहे। तो इस टाइप के परमाणु को के लिए शब्द प्रयोग किया जा रहा है विलगित। तो उम्मीद है ये आयनन ऊर्जा आपने समझ लिया होगा। अब इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण जैसे मैं मान लो कोई परमाणु लिया जिसको मैं एटम ए से ए मतलब एटम है यहाँ पे, जो कि कौन सा अवस्था में, गैसीय अवस्था में। अब इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, ए प्लस में बदल गया, और जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो यहाँ हो गया। और साथ में अब जो ऊर्जाएं लग रही है हमको, मैं इसको आई ई लिखता हूँ। आई ई मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो जैसा भी सुटेबल लगे वैसा। चूँकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमको ऊर्जा का जरूरत पड़ रहा है, हम इसको ऊर्जा दे रहे हैं किसको, परमाणु को, ताकि हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकें। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालें, इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलेगा ये आउटर वाले से, मान लो ऐसा मैं लिखा, और आउटर मतलब सबसे अंतिम कक्षा में। क्यों सबसे अंतिम का निकलेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से इसका दूरी ज़्यादा होता है, जिस कारण इसका अट्रैक्शन यहाँ दूर तक कमजोर पड़ जाता है, इसलिए अंतिम कक्षा अर्थात लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ही हमेशा निकाला जाता है। और इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा खपत हो रहा है उस ऊर्जा को बोल रहे हैं आयनन ऊर्जा, क्योंकि वो आयन में बदल रहा है। हमने कोई परमाणु लिया गैसीय अवस्था में, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये परमाणु बन गया पॉजिटिव चार्ज प्लस वाला। अब यहाँ पे चूंकि हमने क्या निकाला है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो मैं इसको बोलूँगा IE1। IE1 का अर्थ होता है प्रथम आयनन ऊर्जा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है,
2 लिखूंगा तो द्वितीय हो जाएगा, 3 लिखूंगा तो तृतीय हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे हमको ऊर्जा बाहर से देनी पड़ रही है, ज़रूरत पड़ रही है, तो किस बाहर से जब ऊर्जा देनी पड़ती है तब हम यहाँ पे निशान लिखते हैं पॉजिटिव का, और वो जो ऊर्जा की जिसमें ज़रूरत पड़ती है उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा बाहर से दिया जा रहा है या अवशोषित कर रहा है, इसलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जब ये ऊर्जा खुद छोड़ता बाहर तब हम उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अर्थात एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अब यदि मान लो हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो क्या होगा, यही जो ए पॉजिटिव वाला है इससे हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा A2 पॉजिटिव या +2, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख देते हैं A+2 प्लस फिर इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे जो ऊर्जा निकलेगी फिर से निकलेगी तो वही चीज़, मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया रहेगी। ऊष्माशोषी मतलब इसमें हम ऊर्जा दे रहे हैं और देने के बाद जो हमको हम कितना ऊर्जा दे रहे हैं उस डाटा को यहाँ साइड पे लिख रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव निशान हमेशा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को दिखाता है, ये याद रखना है आपको। तो इसको हम बोलेंगे IE2, फिर वही पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो IE2 मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी अर्थात आयनन ऊर्जा, दूसरा अर्थात द्वितीय आयनन ऊर्जा इसको बोलेंगे। अब यदि मान लो हम इससे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा A+2, अब इससे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया प्लस इलेक्ट्रॉन, तब हम इसको अब बोलेंगे जो ऊर्जा ज़रूरत हमको पड़ेगा उसको IE3 बोलेंगे अर्थात तृतीय आयनन ऊर्जा, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। लेकिन अब इसमें ऊर्जा का क्रम देखिए, ऊर्जा का क्रम अर्थात आयनन ऊर्जा का क्रम, किसमें, इनमें आयनन ऊर्जा का क्रम इस तरीके से होता है, IE3 सबसे अधिक, उसके बाद IE2, उसके बाद IE1। कहने का अर्थ है कि जो तीसरा आयनन ऊर्जा रहता है वो सबसे अधिक होता है। मतलब जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो परमाणु अर्थात जो हमारा एटम रहता है उसका साइज़ बहुत छोटा हो जाता है। बहुत छोटा होने के कारण हमको ऊर्जा बहुत ज़्यादा खपत करना पड़ता है, इसलिए जो तीसरा आयनन ऊर्जा रहता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। उसी प्रकार दूसरा आयनन ऊर्जा और सबसे कम लगता है पहला आयनन ऊर्जा। पहला आयनन ऊर्जा का अर्थ है 1 इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा का अर्थ है 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तीसरा का अर्थ है 3 इलेक्ट्रॉन। एक बात और याद रखें कि जो परमाणु होता है उसमें से कभी भी एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, हमेशा सिंगल निकलेंगे एक एक करके। इसको जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको कहा जाता है सक्सेसिव एनर्जी लेवल, अर्थात क्रमशः अर्थात बारी बारी से इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक। तो ऊर्जा का क्रम इस तरीके से रहेगा। अब ऐसा मतलब जो तृतीय रहता है उसमें ऐसा क्या होता है कि जो तृतीय हमारा आयनन ऊर्जा रहता है वो अधिक ज़रूरत पड़ता है, उसको समझते हैं। देखिए एक उदाहरण देता हूँ दूसरा, मैं ले लेता हूँ एल्युमिनियम का। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है 13, और इसको मैं लिखूंगा 2, 8 और 3, अर्थात हमने आयनन ऊर्जा अर्थात आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहा है, इस तरीके से हम लिखेंगे। और अंतिम कक्षा में जो हमारे 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें एल्युमिनियम में, इन 3 इलेक्ट्रॉनों को मतलब इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मतलब जो निकालने के लिए जो ऊर्जा हमको ज़रूरत पड़ता है उसको कहा जाता है आयनन ऊर्जा। तो ये मैं एल्युमिनियम का लिया हूँ, इसमें देखिए पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, ये हो जाएगा एल्युमिनियम +1। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 2, 8 और 2, एक कम हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब देखिए एल्युमिनियम +1, इसमें से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा एल्युमिनियम +2। अब इसी प्रकार एल्युमिनियम +2 से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हो जाएगा एल्युमिनियम +3, इस तरीके से। अब सबसे छोटा साइज इसका हो जाएगा, सबसे छोटा साइज इसका मतलब देखिए इसमें 2 और 8 है, और इसमें कितना है 2, 8, 1, और यहाँ कितना है 2, 8, 2 है, इसमें एल्युमिनियम प्लस यही वाला, और ये क्या है 2, 8 और ये 1, ठीक। यहाँ पे है 2, 8 अर्थात एल्युमिनियम +3 का, 8, 2, 10, क्योंकि 3 निकल गया 13 होता है तो 2, 3 निकला इसलिए 8, 2, 10। अब ये कैसे हुआ, देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, एल्युमिनियम का साइज इतना बड़ा था, अब हमने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला, लेकिन यहाँ प्रोटॉन तो कितने हैं, प्रोटॉन है 13 पहले से। अब इलेक्ट्रॉन एक निकाल दिया तो ये जो प्रतिकर्षण रहता था, ये प्रतिकर्षण क्या होगा, ये प्रतिकर्षण हो जाएगा कमज़ोर। कमज़ोर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित भी कम करेंगे, जिसको हमने सिग्मा पढ़ा था प्रभावी नाभिकीय आवेश वाले में, ठीक। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे जैसे कम होगी, यहाँ के जो अंदर वाले, बाहर से अंदर वाले जो ये होते हैं ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, इनका प्रतिकर्षण यहाँ कमज़ोर हो जाएगा। तो क्या चीज़ बढ़ गया, इस नाभिक का आकर्षण बढ़ गया। इसको आप ऐसे समझिए कि अंदर में तो हमारे प्रोटॉन है पूरे 13, अब जब इलेक्ट्रॉन भी 13 थे तो ये बैलेंस में थे, बराबर थे, साइज बड़ा था। अब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कम हो रहा है। अब देखिए यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 13 प्रोटॉन है। अब ये बाहर में कितने, एक को मैं यदि हटा देता हूँ तो कितने बचे, 2। अब ये 2 ज़्यादा तेज़ी से अंदर खींचा चला जाएगा, पहले 3 थे तो कम आकर्षण था, अब 2 हो गया तो आकर्षण बढ़ गया। अब एक और चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, अर्थात इसका साइज धीरे धीरे इस तरीके से कम होते जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचा तो आकर्षण क्या हो गया, इसका बढ़ गया। अब 2 में से फिर एक और हटा दिया तो आकर्षण क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आकार क्या हो जाएगा और भी कम हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। आकर्षण बढ़ जाता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ये हमने आयनिक त्रिज्या अर्थात आयनिक रेडियस वाला जो कल पढ़ा था लेक्चर, उसमें आपने अच्छा समझा होगा कि जिसमें धन आयन रहता है उसका साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि अंदर जो नाभिक होता है जिसके लिए हमने प्रभावी नाभिकीय आवेश कहा था कि इस नाभिक के आकर्षण को, तो इस नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती जाती है। तो क्यों? क्योंकि इसका प्रतिकर्षण कमजोर पड़ जाता है बाहर की ओर। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी। और ये क्रम भी याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीसरा जो आयनन ऊर्जा रहता है उसका मान हमेशा अधिक रहता है। क्यों अधिक रहता है? क्योंकि पहला आयनन ऊर्जा मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं किसी परमाणु से तो उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन 2 निकाल देते हैं तो उसका साइज़ और छोटा हो जाता है, और 3 निकालते हैं तो उसका साइज़ बहुत मतलब 2 निकालने के बाद उसका साइज़ बहुत छोटा हो जाता है, जिससे हमको ऊर्जा ज़्यादा खपत करना पड़ता है। ज़्यादा खपत करना पड़ रहा है इसलिए तीसरा आयनन ऊर्जा का मान हमेशा अधिक रहेगा, पहला का सबसे कम रहेगा। अब तीसरा का अधिक इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पहले वाले में देखिए इतना दूर में था तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते थे क्योंकि इस नाभिक का आकर्षण कम है, लेकिन दूसरा वाले में क्या है, ये छोटा हो गया साइज। तो ये नाभिक क्या है, इसको अच्छा से अपनी ओर ऐसा खींच के रखा हुआ है, तो खींच के रखा है तो उसको हम बाहर यदि निकालना चाहें तो उसमें क्या होगा, हमको ज़्यादा ताकत लगेगा, ज़्यादा ऊर्जा लगेगा। अब नेक्स्ट 2 जब निकल गया तो 2 के बाद उसका साइज और छोटा हो गया, और छोटा हो गया तो अर्थात ये नाभिक के पास चिपक गया। अब उसमें से हम यदि इलेक्ट्रॉन निकालें तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगा, ज़्यादा बल लगेगा, अर्थात ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, इसलिए तीसरा आयनन ऊर्जा का मान हमेशा अधिक होगा। तो ये आपको रिमेंबर रखना, याद रखना। अब इस हिसाब से देखें तो हमको जो आयनन ऊर्जा है इन तीनों में सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसका रहेगा, एल्युमिनियम +3 का, उसके बाद किसका रहेगा, एल्युमिनियम +2 का, और उसके पीछे रहेगा ये एल्युमिनियम +1 का, और सबसे कम रहेगा किसका, एल्युमिनियम का, जिसको हम इसको लिखना भी नहीं पड़ेगा, मतलब इसका सबसे कम और इसका सबसे अधिक, जो कि हमने इस तरीके से पढ़ा हुआ है। तो और इसमें क्या लगेगा, आयनन ऊर्जा फर्स्ट, इसमें आयनन ऊर्जा सेकेंड, इसमें आयनन ऊर्जा थर्ड। यहाँ पर डेल एच भी लिखा रहता है तो कन्फ्यूज नहीं होना है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ रहे हैं आवर्त सारणी में ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड अर्थात ऊपर से नीचे जब चलेंगे वर्ग में या ग्रुप में और बाएं से दाएं चलेंगे आवर्त में, तो क्या जो आयनन ऊर्जा है वो कैसे बदलता है, अर्थात उनमें हम वेरिएशन पढ़ रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले आवर्त में, आवर्त मतलब हम बाएं से दाएं, जैसे मैंने आवर्त सारणी पहले बताया हुआ था कि इस तरीके से हमारा आवर्त सारणी बना होता है, और इसमें बाएँ से दाएँ का अर्थ है कि इधर से हम चल रहे हैं ऐसे, ये हमारा बायां साइड हो गया ये वाला हिस्सा, और ये हो गया हमारा दायां साइड, तो ऐसा बाएं से दाएं। तो ये बाएं से दाएं जब चलते हैं तो क्या होता है, आयनन ऊर्जा अर्थात आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, ये याद रखना, ये जनरल ट्रेंड है, मतलब इसमें कुछ अपवाद भी आएंगे और अपवाद से ही प्रश्न आते हैं जिसको हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, ये सामान्य याद रखना कि बाएं से दाएं जब चलते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। अब कारण क्या है इसका, कारण ये है कि बाएं से दाएं जब चलते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं चलते हैं तो हमारा जो क्या बोल सकते हैं, नाभिकीय आवेश या इसको प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बोलते हैं, ये क्या होता है, ये बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो क्या होता है, परमाणु त्रिज्या हो जाता है कम, क्योंकि हम कैसे चल रहे हैं इस तरीके से। देखिए इसके लिए बता रहा हूँ, लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, इस तरीके से ये 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको लिखेंगे 2 1, इसको 2 और 2, 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5, अर्थात देखिए दोनों ऑर्बिट 2 ही हैं, ये पहला कक्षा ये दूसरा कक्षा, अर्थात ऑर्बिट, ये पहला कक्षा दूसरा कक्षा, लेकिन देखिए ऑर्बिट तो निश्चित है, स्थिर है, अर्थात कक्षा निश्चित है दूसरा में, लेकिन इलेक्ट्रॉन लगातार उसमें बढ़ रहे हैं। बढ़ने से क्या होगा, बढ़ने से जो हमारा नाभिक रहता है अंदर का न्यूक्लियस, वो अपनी ओर जो आकर्षण रहता है उस क्षमता को बढ़ा देता है, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन बस नहीं बढ़ रहे हैं अंदर। अब देखिए इसमें 1 है तो इस समय यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टोटल 3 है, लेकिन अंदर में प्रोटॉन भी तो 3 होंगे। अब जैसे जैसे बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रॉन तो अंदर में प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ते जाएगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना स्टार्ट करता है, ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा तो आकार क्या होगा, इतना बड़ा से इधर आते आते बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत छोटा हो गया अर्थात उसका जो त्रिज्या हो गया वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो इसी को लिखा परमाणु त्रिज्या क्या हो गया, कम हो गया। नाभिकीय आवेश बढ़ता है हमेशा बाएं से दाएं जाने पर, जिसको हमने एटॉमिक रेडियाई अर्थात परमाणु त्रिज्या वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। परमाणु त्रिज्या कम हो जाता है नाभिकीय आवेश बढ़ने से, जिससे क्या होगा, आयनन ऊर्जा का मान हमेशा बढ़ जाता है। अब इसमें एक चीज़ क्या हुआ, देखिए नाभिकीय आवेश बढ़ गया अर्थात जो प्रतिकर्षण है हमारा वो क्या होगा, नाभिकीय आवेश मतलब ये हो गया आकर्षण, एक प्रकार से नाभिक का आकर्षण ये बढ़ गया है, तो प्रतिकर्षण क्या होगा, चूंकि आकर्षण बढ़ गया तो प्रतिकर्षण सामान्य सी बात है वो घट ही गया है, जो चीज़ बढ़ा तो उसका उल्टा चीज़ क्या होने वाला है, घटने वाला है। ठीक है, तो याद रखना है, नाभिकीय आवेश बढ़ गया अर्थात आकर्षण बढ़ गया तो प्रतिकर्षण कम हो गया। प्रतिकर्षण के लिए हमने ये सिग्मा लिखा था, जेड माइनस सिग्मा, और ये जेड इफेक्टिव ऐसा था। वास्तव में ये चीज़ बढ़ रहा है, जेड वाला जिसको ये आकर्षण से दर्शाना हो जो सिग्मा है, इसके लिए हमने स्लेटर का नियम भी पढ़ा हुआ है प्रभावी नाभिकीय आवेश में, तो ये चीज़ क्या होता है, प्रतिकर्षण को दर्शाता है जो कि कम होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली होंगी, क्यों आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। अब देखिए आकार जब छोटा हो जाएगा तो पहले यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन इतना दूर है, यहाँ पहुँचते इलेक्ट्रॉन यहाँ पास आ गया, ये नाभिक के करीब आ गया।
अब इस नाभिक से चूंकि दूर रहेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगा, हमको आसानी होगा, इसलिए आयनन ऊर्जा इसके लिए क्या लगेगा, कम लगेगा शुरुआत वाले के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम इस बाएं से दाएं इधर पहुंच जाएंगे, आकार परमाणु को क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। छोटा होने के कारण ऐसे चिपक गया वो नाभिक के पास। अब उसको हम खींचेंगे तो क्या होगा, उसमें हमको बहुत मेहनत लगेगा। क्यों? क्योंकि नाभिक अर्थात न्यूक्लियस उसको ज़्यादा आकर्षण, ज़्यादा अट्रैक्शन से बांध रखा है। तो इसमें हमको आयनन ऊर्जा क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा खपत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइज उसका छोटा हो रहा है। छोटा होने से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आकर्षण से चिपक गया करीब में, अब उसको खींचने में हमको दिक्कत होगा। यहाँ पे दूर था तो इसका आकर्षण भी थोड़ा सा कम था, तो ये आसान था। आसान मतलब इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान था। अब आयनन ऊर्जा में एक चीज़ और याद रखना है कि आयनन ऊर्जा में हमेशा हम सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं है, क्योंकि 3 से ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहेंगे तो हमको इतनी ज़्यादा ऊर्जा लगेगी कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, इसलिए अधिकतम सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं अभी तक, जो कि वैज्ञानिकों ने जितना जो भी एग्जाम्पल दे रखा है वो उसमें अधिकतम सिर्फ 3 तक ही निकाला गया है, उससे ज़्यादा निकाला नहीं गया है आज तक। तो ये याद रखना है, क्योंकि ज़्यादा निकालेंगे तो परमाणु का साइज धीरे धीरे और छोटा होते जाएगा। छोटा होने से वो हमको आयनन ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा लगेगा, जो कि एक प्रकार से संभव नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए वर्ग में क्या होता है। ये तो था हमारा आवर्त में, ये कारण। वर्ग में क्या होता है, वर्ग में हम ऊपर से नीचे चल रहे हैं। ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाता है, इसका उल्टा कम होता है। कारण क्या है, कारण है ऊपर से नीचे जब आएंगे हम लोग, अर्थात हम कैसे चल रहे हैं, ये देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनका साइज वास्तव में बढ़ता है। मतलब ये देखिए 3, 11, 19, 3 है मतलब 2 और 1, इसमें 2, 8, 1, देखिए इसमें 2 आर्बिट कक्षा हो गया, इसमें 3 आर्बिट अर्थात 3 कक्षा। अर्थात इसके लिए मैं ऐसा बनाऊंगा तो इसके लिए ऐसा मैं 3 गोले बनाऊंगा अर्थात 3 आर्बिट बनाऊंगा, और इसके लिए 4, 2, 8, 8, 1। तो ये साइज बढ़ रहा है, अर्थात आर्बिट बढ़ रहा है। आर्बिट बढ़ रहा है मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, कारण में एन का मान बढ़ गया। एन क्या दिखाता है, आर्बिट अर्थात कक्षा या जिसको सेल कहते हैं उसको बताता है। ठीक है, जिसको हमने बोर में पढ़ रखा है। तो ये इसकी संख्या बढ़ती है, मतलब ये जो गोले हैं उनको एन से दर्शाते हैं। इसकी संख्या बढ़ती है, जिससे क्या होता है, परमाणु का आकार, परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार दोनों एक ही चीज़ है, याद रखेंगे। ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब इसके बढ़ने से क्या होता है, हमको जो आयनन ऊर्जा रहता है वो हमको कम लगता है। अब क्यों कम लगेगा, देखिए पहले मैं उस लिथियम के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिथियम का साइज इतना, सोडियम का साइज इतना, ये सोडियम, और पोटेशियम का साइज देखिए 1, 2, 3, 4, 4 है तो 1, 2, 3, 4, 4 आर्बिट, 4 कक्षा, इसलिए 4 गोले। ये है पोटेशियम। अब ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस देखिए यहाँ से ये पास है, इसलिए इसमें ज़्यादा ऊर्जा खपत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आकर्षण रहेगा। लेकिन इसकी तुलना मैं इससे करूँ, पोटेशियम से, देखो यहाँ से ये इतना दूर है यहाँ का इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ से, तो चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है तो इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण इस नाभिक का क्या रहेगा, कमजोर रहेगा। कमजोर रहेगा तो हम ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। आसानी से मतलब हमको आयनन ऊर्जा कम खपत करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो ऊर्जा लगता है उसी को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं वास्तव में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इनमें, ये तो जनरल ट्रेंड है कि बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो हमेशा घटेगा, लेकिन इनमें अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात आयनन ऊर्जा को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, मतलब वे फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से आयनन ऊर्जा कम होता है या ज़्यादा होता है, उनके बारे में देखिए। सबसे पहले है परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस, और इसी को परमाणु आकार या एटॉमिक साइज भी बोलते हैं। परमाणु त्रिज्या अधिक होगा, इसका अर्थ है कि आयनन ऊर्जा का मान हमको कम लगेगा। कहने का अर्थ है कि परमाणु त्रिज्या मतलब परमाणु का आकार जब बड़ा होगा तो आयनन ऊर्जा कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? क्योंकि मान लो मैं ऐसा साइज को बड़ा कर देता हूँ तो इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पे इसका आकर्षण क्या हो जाएगा, कम, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान तो हमको ऊर्जा भी कम खपत करनी पड़ेगी, और कौन सी ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। तो ये, अब परमाणु त्रिज्या अधिक तो आयनन ऊर्जा कम। अब परमाणु त्रिज्या कम हो गया अर्थात साइज छोटा हो गया, साइज मतलब इतना छोटा हो गया मान लो, तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे इसकी अपेक्षा ये साइज बड़ा कर दिया, मतलब परमाणु त्रिज्या अधिक, तो आयनन ऊर्जा इसके लिए कम लगेगा। क्यों? क्योंकि दूर हो गया, आकर्षण कम हो गया इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस न्यूक्लियस या नाभिक का। अब इस केस में देखिए साइज हमने छोटा कर दिया, अर्थात परमाणु त्रिज्या इसका हमने रेडियस छोटा कर दिया, त्रिज्या छोटा कर दिया। छोटा करने से क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के करीब पहुंच गया, किनारे में। अब करीब पहुंच गया अर्थात इसके अच्छे अट्रैक्शन या आकर्षण के क्षेत्र में आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को जब हम निकालेंगे तो हमको क्या लगेगा, बहुत ऊर्जा, बहुत बल लगेगा। और बहुत बल या बहुत ऊर्जा लगेगा तो अर्थात जो आयनन एनर्जी है अर्थात आयनन ऊर्जा है वो क्या इसमें लगेगा, बहुत अधिक लगेगा। तो परमाणु त्रिज्या और आयनन ऊर्जा के बीच व्युत्क्रमानुपाती अर्थात बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, मतलब व्युत्क्रमानुपात में, उल्टा ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला फैक्टर आपने समझ लिया होगा। साइज पे डिपेंड करेगा आयनन ऊर्जा, साइज बड़ा होगा तो आयनन ऊर्जा हमको कम लगेगा, साइज छोटा तो आयनन ऊर्जा अधिक, जिसको हमने किस में पढ़ा था, आवर्त और वर्ग वाले में भी पढ़ा था यही चीज़। ठीक है, दूसरा देखिए प्रभावी नाभिकीय आवेश या परिरक्षण प्रभाव इसी को बोलते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसको हम जेड इफेक्ट से जेड पढ़ते थे, इसका जेड माइनस सिग्मा, इसके लिए हमने प्रभावी नाभिकीय आवेश वाला एक पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है।
ठीक है। ये बताता है आकर्षण को, किसका आकर्षण, नाभिक का, न्यूक्लियस का। और ये बताता है प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण किसका, इलेक्ट्रॉनों का। कौन से इलेक्ट्रॉन, अंदर के। जैसे ये मैं मान लो बनाया कोई परमाणु, तो यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन है अंतिम में, तो ये अंदर वाला है, ये क्या करते हैं, ये बाहर वाले को हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। तो इसी के लिए हम ये अंदर वाले के लिए सिग्मा ले रहे हैं, और ये जो न्यूक्लियस रहता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता भी है। तो इसके लिए हम ले रहे हैं इस पे जेड, जिसको परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं, और इसी को नाभिकीय आवेश भी कहते हैं। तो हमेशा जो परमाणु होता है उसमें ये आवेश हमेशा तेज रहता है, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश अर्थात आकर्षण और प्रतिकर्षण की अपेक्षा। ठीक है, तो ये याद रखें। अब इसमें देखिए, प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होगा, इसका अर्थ है कि आयनन ऊर्जा का मान भी अधिक होगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश अर्थात ये जो न्यूक्लियस है ये ज़्यादा बल से जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या होगा, ज़्यादा बल से खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को, तो जो आकार है वो हो जाएगा छोटा, सिकुड़ जाएगा। अब सिकुड़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन दूर से पहुंच गया पास में, पास में पहुंच जाएगा तो सामान्य सी बात है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज़्यादा ऊर्जा लगेगा, अर्थात आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश यदि आप बढ़ा देंगे तो हमको आयनन ऊर्जा ज़्यादा लगेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश यदि कम कर देंगे तो हमको आयनन ऊर्जा कम लगेगा। ये समानुपाती का संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अर्थात ये भी साइज पे डिपेंड करेगा, साइज बड़ा अर्थात हो जाएगा प्रभावी नाभिकीय आवेश कम, इसलिए हमको आयनन ऊर्जा भी साइज बड़ा हो जाएगा तो कम लगेगा। साइज छोटा अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक, तो आयनन ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, अधिक। उम्मीद है ये दूसरा चीज़ आपने अच्छे से क्लियर समझ लिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट है भेदन क्षमता, इसको पेनिट्रेशन पावर भी बोलते हैं। भेदन क्षमता किसको कहते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो ये यदि हम परमाणु बनाते हैं तो इस परमाणु में क्या होता है, ये जो ऑर्बिट रहते हैं इनको कक्षा कहा जाता है। इन ऑर्बिट के अंदर में सब सेल होते हैं अर्थात उपकोष जिनको कहते हैं, जिसके अंदर हम एस पी डी एफ को पढ़ते हैं। तो इसी क्रम से एस पी डी एफ रहते हैं। जो एस रहता है वो इस न्यूक्लियस के सबसे करीब में रहता है, और जो न्यूक्लियस के करीब में रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन भी पाए जाने की संभावना बहुत अधिक होती है, जिसका हमने नाम ऑर्बिटल या कक्षक कहा है। ठीक है, तो एस में इलेक्ट्रॉन अधिक पाए जाने की संभावना रहती है, उसके बाद पी में, उसके बाद डी में, और उसके बाद एफ में। अर्थात एफ चूंकि दूर हो जाता है इस न्यूक्लियस से, तो दूर जाते जाते क्या है, इलेक्ट्रॉन भी पाए जाने की संभावना धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये भेदन क्षमता ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जिसमें अधिक रहेगी, अर्थात एस क्या रहेगा, नाभिक के करीब रहेगा। तो नाभिक के करीब रहेगा तो इसके लिए हमको आयनन ऊर्जा अधिक खपत करना पड़ेगा, अर्थात इधर अंदर वाले के लिए। और जो एफ रहेगा इसके लिए हमको आयनन ऊर्जा कम खपत करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेंगे, कम रहेंगे। अर्थात जो एस है ये चूंकि नाभिक के करीब होता है, अर्थात न्यूक्लियस के करीब इस तरीके से अरेंज रहते हैं, पी उसके से दूर, डी उससे दूर, एफ बहुत दूर। चूंकि नाभिक के जो चीज़ें ज़्यादा नज़दीक होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात हम बोलेंगे कि भेदन क्षमता भी इनकी क्या रहेगी, कम रहेगी। और सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता अर्थात पेनिट्रेशन पावर किसका रहेगा, एस का, क्योंकि नाभिक के पास रहता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। भेदन क्षमता होता है नाभिक के निकट इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना। चूंकि नाभिक के निकट इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना एस में अधिक है तो इसका जो भेदन क्षमता रहेगा वो अधिक रहेगा, और भेदन क्षमता अधिक अर्थात इसका आयनन ऊर्जा भी अधिक होगा। क्यों अधिक होगा आयनन ऊर्जा, क्योंकि ये नाभिक के करीब रहेगा तो नाभिक से क्या होगा, ये बंधा रहेगा, बंधा रहेगा तो हमको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ऊर्जा खपत करना पड़ेगा। और यदि पी है तो इसकी अपेक्षा पी में हमको कम ऊर्जा लगेगा। अब हम ये किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन यदि हमारा एस में आता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन, और उस केस के लिए यदि हमको आयनन ऊर्जा को देखना है तो हमको ये भेदन क्षमता के साथ उसको तुलना करना पड़ेगा। ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तब ये चीज़ क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्षमता अधिक अर्थात इलेक्ट्रॉन अधिक, तो हमको आयनन ऊर्जा भी क्या लगेगा, हमको अधिक लगेगा। इस तरीके से भेदन क्षमता अधिक तो आयनन ऊर्जा भी अधिक। क्यों अधिक, क्योंकि एस की भेदन क्षमता अधिक है, नाभिक के करीब है, नाभिक के करीब अर्थात इस पर आकर्षण अधिक, और आकर्षण अधिक है किसका, नाभिक का, इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा भी क्या होगी, अधिक होगी। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा कठिन रहेगा। अब इसकी अपेक्षा पी ज़्यादा कमजोर है, डी उससे भी कमजोर, और एफ सबसे कमजोर है। एफ चूंकि दूर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें कम रहेगा, इलेक्ट्रॉन कम रहने के साथ इस न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकर्षण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हमको सरल होगा और इनकी आयनन ऊर्जा भी हमको क्या लगेगी, कम लगेगी। उम्मीद है ये चीज़ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। एक नेक्स्ट है चौथा, और हमारा इसका एक प्रकार से लास्ट फैक्टर जो प्रभावित करने वाले कारक थे उसमें स्थायी विन्यास अर्थात स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो उसमें स्थायी विन्यास उसको कहा जाता है जिसमें जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल मतलब एस पी डी एफ, वो ऑर्बिटल या तो आधे भरे हों या फिर पूरे भरे हों। आधे भरे का अर्थ है कि जैसे पी है, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसका आधा होता है 3। तो हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें किसी तत्व के लिए तो या तो पी में पूरे 6 हो जाएं या फिर पी में पूरे 3, तो या 3 होंगे पूरे या फिर पूरे 6 होंगे, तो उसको हम स्थायी बोलेंगे। उसी प्रकार डी में अधिक आधे 5 और एफ में आधा 7, और इस डी में अधिकतम क्या हो जाएगा 10 और एफ में अधिकतम हो जाएगा 14। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे तब हम उसको स्थायी विन्यास या स्थायी कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। और स्थायी कॉन्फ़िगरेशन जब रहेगा तो हमको आयनन ऊर्जा क्या लगेगा, हमेशा अधिक। तो मैं लिख सकता हूँ कि स्थायी विन्यास में आयनन ऊर्जा IE हमेशा क्या लगेगा, हमेशा अधिक लगेगा, अधिक होता है। अधिक क्यों होता है, क्योंकि जो स्थायी रहेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और ज़्यादा मेहनत अर्थात ज़्यादा ऊर्जा। ठीक है, तो
एस के केस में आधा वाला स्थिति नहीं है, क्योंकि एस का कोई प्रकार नहीं है, उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरीके से। तो इसमें एक कर दें तो आधा हो जाए, ऐसा वाला नहीं है। आधा वाला स्थिति ये सिर्फ 3 में है, पी डी एफ में। पी में आधा 3, डी में 5, एफ में 7। और पूरे भरे वाले में ऐसा होना चाहिए एस पी डी एफ का, पूरे भरे अर्थात पूरे भरे रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो भी स्थायी माना जाएगा, आधे भरे रहेंगे पी डी एफ के केस में तो भी स्थायी माना जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ हम कहाँ पे प्रयोग करेंगे उसको देखिए। जैसे मैं लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम, उसके बाद आता है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ठीक है, अब हम इसमें चल रहे हैं ऐसे, ये लेफ्ट है हमारा, ये राइट है, बाएं से दाएं चल रहे हैं। हमने पढ़ा है ट्रेंड में कि बाएं से दाएं चलते हैं तो क्या होता है, आयनन ऊर्जा का मान हमेशा बढ़ता है क्योंकि साइज छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे हमको अपवाद भी मिलने वाला है। अपवाद कहने का अर्थ है कि जब हम यहाँ लिथियम से इधर बेरिलियम बोरान वाले केस में जाएंगे तो इनके केस में क्या होता है, जो बोरान रहता है इसका आयनन ऊर्जा का मान इस बेरिलियम की अपेक्षा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, जो बोरान होता है इसके आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाता है। होना क्या चाहिए, इस हिसाब से बेरिलियम की अपेक्षा बोरान का अधिक होना चाहिए, लेकिन ये कम हो जाता है। उसी प्रकार ये जो ऑक्सीजन होता है इसके आयनन ऊर्जा का मान इस नाइट्रोजन से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब ये ऐसा है। ठीक, तो ये याद रखना है। क्यों कम होता है इसका कारण बता रहा हूँ। अर्थात हमारा क्रम क्या है आयनन ऊर्जा का, ये कम, उससे अधिक ये, इससे अधिक ये, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन। और नियान का तो वैसे ही सबसे अधिक रहेगा क्योंकि ये उत्कृष्ट गैस वाला समूह है, अर्थात शून्य समूह वैसे ही स्थायी होते हैं, तो सबसे अधिक इस क्रम में इस नियान का होगा, अर्थात इस आवर्त में, लिथियम वाले आवर्त में, अर्थात लिथियम वाले पीरियड में। ठीक है, अब देखिए ये अपवाद बताया कि बोरान का बेरिलियम से कम हो जाता है। होना किसको चाहिए, बेरिलियम को कम होना चाहिए, बोरान को अधिक होना चाहिए इस क्रम के हिसाब से। लेकिन ये क्रम ऐसा नहीं होता, वो होता है ऐसा। तो ये बन गया एक्सेप्शन या अपवाद। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इसका उत्तर पता चलेगा। देखिए बोरान, देखिए बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बोरान 5 1s² 2s², 2p1। बेरिलियम का होता है परमाणु क्रमांक 4 1s² 2s²। देखिए बोरान के पी में 1 इलेक्ट्रॉन है और आधा भरा कितना होना चाहिए, 3, तो स्थायी होगा बोरान और ज़्यादा ऊर्जा लगेगा, आयनन ऊर्जा, या फिर 6 होना चाहिए। और इसमें आ गया 1। अब देखिए बेरिलियम, इसमें एस है, एस पूरा भरा है 2, इसलिए ज़्यादा स्थायी है किसकी अपेक्षा, बोरान की अपेक्षा, इसलिए बेरिलियम में ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। इसी प्रकार ये जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में इसमें क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का अधिक होना चाहिए, नाइट्रोजन का कम होना चाहिए। लेकिन अधिक किसका होता है, नाइट्रोजन का, और ऑक्सीजन का हो जाता है कम। ऐसा क्यों, तो नाइट्रोजन के केस में देखिए, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 1s² 2s², 2p3। ऑक्सीजन 8 होता है 1s² 2s², 2p4। देखिए इसमें स्थायी कौन सा बना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये पी में देखिए इसमें 3 है और इसमें पी में 4 है, तो 3 वाला स्थायी होगा हमेशा, हमने पढ़ा है, आधा भरा या फिर 6 वाला। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा अच्छे से। ये इनको प्रभावित करने वाले कारक हैं, जरूरी बिंदु, इनको नोट कर लें। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनमें अपवाद क्या क्या होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। आयनन ऊर्जा के अपवाद अर्थात आयनाइजेशन एनर्जी के एक्सेप्शंस क्या होते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन का है आयनाइजेशन एनर्जी का, जिससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखिए सबसे पहला अपवाद है अक्रिय या निष्क्रिय गैस अर्थात इनर्ट गैस के लिए। जो हमारा इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस मतलब जिनको शून्य समूह का तत्व कहते हैं, जिसमें और कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान और ये रेटान। इनके लिए शून्य समूह या 18वां समूह जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें रखा गया है सबसे लास्ट में। ठीक है, ये तत्वों का खासियत रहता है कि इनके सबके जो लास्ट ऑर्बिट रहते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन वाला स्थिति को स्थायी माना जाता है। ठीक, हीलियम को छोड़कर, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तो 2 इलेक्ट्रॉन वाली स्थिति को भी स्थायी मानते हैं। मतलब ये किसी से क्रिया नहीं करते, इसलिए इनको निष्क्रिय या अक्रिय भी कहते हैं इसी वजह से। अब ये जो निष्क्रिय गैस वाले समूह होते हैं इनका क्या रहता है, आयनन ऊर्जा अर्थात आयनाइजेशन एनर्जी आवर्त में सबसे अधिक होता है। अर्थात हम बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, आयनन ऊर्जा हमेशा बढ़ता है। उस हिसाब से हम बाएं से दाएं जाएंगे तो इस वाले पहला आवर्त में हाइड्रोजन के बाद इधर हीलियम आएगा तो हीलियम का आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होगा। उसी प्रकार हाइड्रोजन के नीचे लिथियम है, लिथियम के बाद इधर बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सबसे लास्ट में नियान आएगा। तो उस हिसाब से बाएं से दाएं जाएंगे तो इसका सबसे अधिक होगा। इस प्रकार शून्य समूह में सभी का सबसे अधिक होता है। और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो सब का आयनन ऊर्जा क्या होते जाता है, धीरे धीरे कम होते जाता है। इस हिसाब से हम देखें पूरे आवर्त सारणी में अर्थात पीरियोडिक टेबल में, तो जो हमारा हीलियम रहता है इस हीलियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे अधिक होता है। क्यों, क्योंकि एक तो ये किनारे में है और अप टू डाउन अर्थात हम ग्रुप में या वर्ग में चलें तो वर्ग में सबसे पहले नंबर पर आता है, इसलिए इसका आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होगा। अर्थात हीलियम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको बहुत ज़्यादा ऊर्जा खपत करना पड़ेगा। ठीक, तो इसका कारण ये था अक्रिय गैस का आयनन ऊर्जा आवर्त में सबसे अधिक होता है। इसका कारण था पूर्ण भरा स्थायी विन्यास, अर्थात इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
अंतिम कक्षा वाले वो जो ऑर्बिटल पाए जाते हैं वो कम्प्लीटली भरे होते हैं इनके। जैसे हीलियम के केस में 1s² एस पूरा भरा, नियान के केस में इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है, 1s², 2s², 2p6, तो देखिए पूरा p6 कम्प्लीटली भरा है। वैसे ही आर्गन के केस में इसका 18 होता है, तो ये भी आर्गन के केस में p वाला आखिरी का पूरा पोर्शन भरा रहेगा। और पूरा जो भरे रहते हैं एस पूरा भरा, p d f उनको क्या कहा जाता है, स्टेबल या स्थायी विन्यास। पूरे भरे रहेंगे तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के हमको ज़्यादा ऊर्जा का जरूरत पड़ेगा, अर्थात ज़्यादा आयनन ऊर्जा खपत करना पड़ेगा। तो इसका यही कारण है कि इनके जो कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहते हैं वो स्थायी रहते हैं। अब ये चीज़ तो अभी बताया है कि हीलियम का सबसे अधिक होगा पूरे आवर्त सारणी में, क्योंकि ये सब लास्ट में भी आता है, ऊपर से नीचे आए तो ऊपर से नीचे वाले में भी सबसे पहले स्टार्ट होता है, ठीक है। इस वजह से उसका आयनन ऊर्जा सबसे अधिक। सेकेंड हमारा अपवाद है दूसरा और तीसरा आवर्त, सेकेंड और थर्ड आवर्त। सेकेंड में देखिए फर्स्ट में हमारा आता है हाइड्रोजन वाला, ये हाइड्रोजन हीलियम। सेकेंड में आता है लिथियम का पूरा मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये वाला सीरीज। और थर्ड में आता है लिथियम के नीचे क्या रहता है, सोडियम, तो इधर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये वाला पूरा सीरीज आता है, ठीक। तो दूसरा और जो तीसरा आवर्त होता है उसमें ऐसा स्थिति बनता है। देखिए ये हमारा दूसरा आवर्त हो गया सेकेंड, और ये हमारा हो गया थर्ड आवर्त। थर्ड आवर्त मतलब तीसरा पीरियड। अब होना क्या चाहिए, जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो हमेशा आयनन ऊर्जा अर्थात आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इस तरीके से बढ़नी चाहिए, अर्थात इन सब में सबसे कम इसका और सबसे अधिक इसका होना चाहिए। अर्थात यहाँ से कम से धीरे धीरे बढ़ते 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 हम बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनमें एक्सेप्शन अर्थात अपवाद पाए जाते हैं, इनमें इन जगहों पे अपवाद पाए जाते हैं। ये देखिए ये जो बेरिलियम रहता है और ये बोरान रहता है, बाएं इससे दाएं अर्थात हम ऐसे चल रहे हैं इधर से इस ओर दाईं ओर, तो इनका आयनन ऊर्जा हमेशा बढ़ते हुए रहना चाहिए, अर्थात इसका सबसे कम आयनन ऊर्जा, इसका सबसे अधिक आयनन ऊर्जा। कारण वही है, परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है, छोटा हो जाता है। छोटा होने पे इलेक्ट्रॉन नाभिक के करीब चला जाता है, न्यूक्लियस के करीब चला जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें अपवाद ये है कि जो बोरान रहता है इसका आयनन ऊर्जा इस बेरिलियम के आयनन ऊर्जा से कम हो जाता है। होना क्या चाहिए, बेरिलियम का कम और बोरान का अधिक होना चाहिए, अर्थात इनके बीच में ऐसा कुछ संबंध हो जाता है। इस तरीके से इनको याद करने के लिए हम ऐसा करेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन का आयनन ऊर्जा अर्थात आयनाइजेशन एनर्जी है वो नाइट्रोजन की अपेक्षा कम हो जाता है, और नाइट्रोजन का आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक हो जाता है। होना क्या चाहिए, नाइट्रोजन का हमेशा कम होना चाहिए, ऑक्सीजन का अधिक होना चाहिए, लेकिन होता है इसका ठीक उल्टा है। ऑक्सीजन का अधिक हो जाता है और नाइट्रोजन का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका इन कारण क्या है वो हम समझते हैं। मतलब हमको ऐसा लिखना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये सीरीज कैसा होता है, वास्तव में ये सीरीज इस तरीके से होता है। देखिए लिथियम, इसके बाद आता है बोरान का बारी, इस तरीके से देखिए क्रॉस कर दिया, इसको इस जगह पे, इसको इस जगह पे। याद करने का यही ट्रिक है, एक तत्व रखना, उसके बाद दो तत्वों को छोड़ के फिर एक तत्व छोड़ना, फिर दो तत्वों के बाद फिर एक तत्व, और इन दो तत्वों में ऐसा क्रॉस कर देना। क्रॉस का अर्थ है कि बोरान इस जगह इसके जगह पे आएगा और ये इसके जगह पे आएगा, ठीक है। अब ये देखिए बेरिलियम रखा, साथ इसको हम ये याद करने के लिए बनाया हूँ, अर्थात वास्तव में ऐसा क्रम नहीं होता है, ये गलत क्रम है आयनन ऊर्जा का। आयनन ऊर्जा का सही क्रम कौन सा है, ये है बोरान। अब देखिए दोनों में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये कार्बन, इसके बाद क्या आएगा ऑक्सीजन, इसके बाद नाइट्रोजन, इसके बाद फ्लोरीन। ये कौन सा, ये है हमारा दूसरा आवर्त के लिए, और यही क्रम हमारा क्या है, सही है। इसमें अपवाद किनके बीच में हो रहा है, अपवाद हो रहा है बेरिलियम और बोरान के बीच, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, अर्थात इनके बीच में किस प्रकार का संबंध हो रहा है, इनके बीच में ऐसा संबंध है। बेरिलियम का हमेशा अधिक होता है बोरान से, उसी प्रकार देखिए नाइट्रोजन का हमेशा अधिक होता है किससे, ऑक्सीजन से। होना इसका उल्टा चाहिए, लेकिन होता ऐसे है। अब ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बेरिलियम रहता है इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे बेरिलियम का, तो ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक 4, 1s², 2s²। अब बोरान का यदि हम लिखें, बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, तो 1s², 2s², 2p1। अब देखिए हमने इसके पहले पढ़ा था कि एस पूरा भरा रहे और पी पूरा भरा रहे, डी पूरा भरा रहे, एफ वो स्थायी माने जाते हैं। और आधा यदि कौन कौन सा भरा रहे, पी आधा भरे रहे, डी आधा भरे रहे या एफ आधे भरे रहे, तब वो स्थायी माने जाते हैं। बेरिलियम के केस में देखिए एस क्या है, ये एस पूरा भरा हुआ है और इसमें पी खाली है। ये तब अच्छा होता जब इसमें या तो 3 हो जाते या 6 हो जाते, तब स्थायी। अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ, ये फुली फिल्ड अर्थात पूर्ण रूप से भरा हुआ है, फुली फिल्ड, इसी को पूर्णतः भरा हुआ बोलते हैं, फुली फिल्ड है। इस कारण क्या है, बेरिलियम की आयनन ऊर्जा बोरान से अधिक होती है। तो ये याद रखना है, प्रश्न इनसे बनता है। उसी प्रकार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में देखें, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में देखिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक इसका 7, 1s², 2s², 2p3, ऑक्सीजन 1s², 2s², 2p4।
देखिए नाइट्रोजन का आयनन ऊर्जा अधिक होने का कारण है ये P आधा भरा होना, और इसमें P आधे से ज़्यादा है तो जो आधा भरा रहता है या पूरा भरा रहता है P, D और F के केस में हमेशा स्थायी अर्थात स्टेबल माने जाते हैं और उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकलेगा लेकिन हमको ज़्यादा ऊर्जा खपत करना पड़ेगा, और ज़्यादा ऊर्जा हम निकालने के लिए खपत कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, उसको आयनन ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, तो इसका विन्यास भी यही होता है, फुली फील्ड, ये तो फुली फील्ड हो गया इसलिए है, ये क्या है, ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड मतलब आधा, हाफ फील्ड अर्थात आधा भरा हुआ, अर्ध भरा हुआ, किसमें, नाइट्रोजन के केस में। इसलिए नाइट्रोजन का जो आयनन ऊर्जा अर्थात आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। ये तो था हमारा सेकेंड वाला, मतलब दूसरा आवर्त में जब चलते हैं तो अपवाद बनता है, जहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैं ये बताया हमारा ये क्रम सही है, ये याद रखना है। और इनको क्रम को बनाने के लिए आप ऐसा क्रॉस का तरीका अपना सकते हैं। क्रॉस का तरीका मतलब एक तत्व को छोड़ने के बाद 2 तत्वों के बीच ऐसा क्रॉस करेंगे तो इनका क्रम समझ में आ जाएगा। देखिए बोरान यहाँ आ रहा है, बेरिलियम यहाँ आ रहा है नीचे वाले में। ठीक, तो ये क्रम गलत है, ये क्रम सही है, ये क्रम याद रखना है आपको। किसके केस में, आयनन ऊर्जा के केस में। तो ये अपवाद दिखाते हैं। आयनन ऊर्जा हमने हमेशा पढ़ा है बाएं से दाएं जाने पे बढ़ेगा, लेकिन ये चीज़ें कुछ घट जा रही हैं। जैसे इन केस में देखा कि बेरिलियम का कम होना चाहिए, बोरान का अधिक, लेकिन बोरान का कम होता है, बेरिलियम का अधिक। तो कारण उसका यही है, पूरा भरा हुआ है इसलिए वो स्थायी विन्यास हो जाता है, स्टेबल कन्फिग्रेशन, इस वजह से ऐसा होता है। नाइट्रोजन में आधा भरा है इसलिए नाइट्रोजन वाला ज़्यादा ऊर्जा लगेगा, अर्थात वो स्थायी हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ऑक्सीजन की अपेक्षा उसको ज़्यादा ऊर्जा लगेगा, इसलिए नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक है। अब तीसरा आवर्त देखिए, थर्ड आवर्त। थर्ड आवर्त में भी अपवाद बनता है। थर्ड आवर्त में सेम इसी प्रकार बनेगा अपवाद, किनके किनके बीच में, देखिए सोडियम छोड़ा एल्युमिनियम और ये मैग्नीशियम के बीच में बनेगा, सिलिकॉन छोड़ा फास्फोरस और ये सल्फर के बीच में। अभी कैसे, अर्थात ये क्रम गलत है, इसका सही क्रम क्या है, सोडियम, इसके बाद आता है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। इसमें होना क्या चाहिए, हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऐसा बढ़ते हुए, अर्थात क्लोरीन का सबसे अधिक होना चाहिए। लेकिन इसमें होता क्या है, मैग्नीशियम का कम होने के बजाय एल्युमिनियम से अधिक हो जाता है, उल्टा हो जाता है। देखिए एल्युमिनियम पीछे रख दिया आयनन ऊर्जा, और उसी प्रकार फास्फोरस का कम होने के बजाय सल्फर से अधिक हो जाता है, अर्थात ये यहाँ पहुँच गया, मैग्नीशियम के एल्युमिनियम से अधिक होता है। अब इसका कारण ये है कि जो मैग्नीशियम है इसका परमाणु क्रमांक होता है 12, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1s², 2s², 2p6, 3s²। अब देखिए एल्युमिनियम का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p1, 6 4 10 2 12 1 13, इसका परमाणु क्रमांक 13, इसका 12। अब देखिए इसमें ये जो एस वाला है ये पूरा भरा है मैग्नीशियम के केस में, एल्युमिनियम के केस में अंतिम केस में पी में आया, ये भरा नहीं है कंप्लीट। तो हमने पढ़ा है आधा भरा या पूरा भरा। जो ऑर्बिटल होता है अर्थात कक्षक होता है वो क्या माने जाते हैं, स्थायी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पूर्ण भरा, पूर्ण भरा विन्यास अर्थात फुली फिल्ड, इसको बोलते हैं फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इस वजह से क्या होता है, मैग्नीशियम की आयनन ऊर्जा एल्युमिनियम से अधिक होती है, अर्थात मैग्नीशियम से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमको इस विन्यास की वजह से एल्युमिनियम की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जा खपत करनी पड़ेगी, जो कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। अर्थात ये वाला जो हमारा क्रम है वो सही है। तो इस क्रम को याद रखना है इस तरीके से क्रॉस करके, अर्थात ये तो होना चाहिए वास्तव में, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए इसको कट का निशान लगाया। इसको सुधार के मैं ऐसा किया हूँ, देखिए एल्युमिनियम को हम मैग्नीशियम की जगह रखा, मैग्नीशियम को एल्युमिनियम की जगह। ठीक, ये दोनों क्रॉस का निशान इनके लिए नहीं है, ऊपर वाले लाइन के लिए याद रखना है। यहाँ भी जो क्रॉस का निशान है ये सिर्फ इस लाइन को याद करने के लिए रखा हुआ हूँ, जो ट्रिक है उसको, बल्कि इसको मैं हटा देता हूँ, ये इससे कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में अपवाद रहता है ऐसे, ये याद रखें, ये और यहाँ पे क्या है इसके बीच। ठीक है, इनके बीच अपवाद पाया जाता है। अब उसी प्रकार देखिए जो सल्फर है इसका आयनन ऊर्जा फास्फोरस से कम क्यों हो जाता है, अर्थात बोल सकते हैं जो फास्फोरस है इसकी आयनन ऊर्जा सल्फर से अधिक होती है। होना क्या चाहिए, सल्फर का अधिक होना चाहिए, फास्फोरस का कम होना चाहिए। ठीक, लेकिन ऐसा होता है, तो इसका भी वही कारण है। फास्फोरस देखिए 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p2, 6 4 10 2 12, ये 3p3 आएगा। ठीक, फास्फोरस का होता है 15, इसलिए सल्फर का देखिए 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p4। देखिए इसमें फास्फोरस के केस में ये पी आधा भरा है, पी में अधिकतम 6, मतलब 6 भरा हो या 3 भरा हो वो स्थायी माने जाते हैं। और इसमें देखिए सल्फर में p4 भरा हुआ है, तो इसकी अपेक्षा ये स्थायी माने जाते हैं फास्फोरस के विन्यास। अर्थात मैं इसके लिए क्या बोल सकता हूँ, अर्ध भरा, अर्थात हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अर्थात विन्यास। ये क्या होता है, स्थायी
ठीक, आधा भरा या पूरा भरा ये स्थायी विन्यास माने जाते हैं, अर्थात स्टेबल। यहाँ भी ये स्टेबल या स्थायी माने जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो पहला एक्सेप्शन है और ये दूसरा एक्सेप्शन है ये आपने अच्छा समझ लिया होगा। और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिख लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन में आधा भरा वाला है या पूरा भरा वाला। तो आंसर आपको अपने आप पता चल जाएगा। एस वाले केस में हमेशा पूरा भरा ही लेना है, एस में 2 ही भरे रहेंगे तब स्थायी माने जाएगा। और पी में आधा भरा हो 3 या फिर पूरा 6, डी में 5 भरा हो या फिर पूरा 10, या एफ में 7 भरा हो या फिर पूरा 14 भरा हो तब वो स्थायी माने जाते हैं। एस के केस में एक वाला स्थायी नहीं मानते हैं, एस के केस में पूरा 2 भरा हो इसलिए उसको स्थायी मानते हैं। गैलियम जो होता है इसकी आयनन ऊर्जा हमेशा एल्युमिनियम से अधिक होती है। अब गैलियम कहाँ पे आता है? एल्युमिनियम के नीचे आता है, ठीक, गैलियम। एल्युमिनियम के ऊपर में कौन सा रहता है? एल्युमिनियम के ऊपर रहता है ये बोरान। बोरान का 5, एल्युमिनियम का 13 और इसका होता है 31। गैलियम का होना क्या चाहिए? ऊपर से नीचे जब आते हैं तो आयनन ऊर्जा हमेशा कम होना चाहिए, उस हिसाब से गैलियम का आयनन ऊर्जा कम होना चाहिए। लेकिन होता क्या है? गैलियम का आयनन ऊर्जा अधिक होता है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो ये अपवाद के केस में जो कारण बताए जाते हैं ये कारण प्रैक्टिकल पे बेस्ड है, अर्थात इनके प्रैक्टिकल किए गए हैं और इनको प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है। और ये जो कारण है वो इन्हीं के लिए सिर्फ स्पेशली कारण दिए गए हैं जो अपवाद हैं उनके लिए, अर्थात इन्हीं के पेज पे हम दूसरे चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इसी कारण की वजह से वो जो चीज़ें हैं वो भी हो जाती हैं, अर्थात दूसरे अपवाद आते हैं, अर्थात जो दूसरे अपवाद आते हैं वो भी इन्हीं के बेस पे होंगे, ऐसा हम उसको इससे तुलना करके नहीं बना सकते। अर्थात हर एक केस के लिए अलग एक्सप्लेनेशन है जो कि प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। तो ये आपको याद रखना है, मतलब गैलियम और एल्युमिनियम वाले केस के लिए अलग एक्सप्लेनेशन है, इनके लिए अलग है। इसके पहले जो हमने 2 और चीज़ें पढ़ी अपवाद में उनके लिए अलग एक्सप्लेनेशन है। तो हर चीज़ों को एक दूसरे से तुलना नहीं करना है, ये कारण को थोड़ा सा याद करना है, रिमेंबर करना है, ठीक। देखिए जो गैलियम होता है इसका आयनन ऊर्जा होना चाहिए उस हिसाब से कम, एल्युमिनियम का क्या होना चाहिए? ज़्यादा, क्योंकि हम ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? कम होता है। लेकिन ये होता है इसका ठीक उल्टा है, गैलियम की आयनन ऊर्जा एल्युमिनियम से अधिक मिलती है। अब इसका कारण ये है कि जो गैलियम का डी कक्षक है वो कमजोर परिरक्षण बताता है। अब परिरक्षण जो होता है, परिरक्षण हमने पढ़ा हुआ है, परिरक्षण का क्रम ए सबसे अच्छा प्रोटेक्शन देता है, उसके बाद पी, उसके बाद डी और उसके बाद एफ। इसको हमने परिरक्षण प्रभाव वाले जो लेक्चर था उसमें भी पढ़ा हुआ है डिटेल, प्रभावी नाभिकीय आवेश वाले में, तो वहाँ भी ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। परिरक्षण का अर्थ है कि घेरा, कौन अच्छे से घेरा या सुरक्षा प्रदान करेगा। और ये हमारा जो ऑर्बिट बनता है तो यहाँ पे रहता है न्यूक्लियस, तो ये यहाँ का जो रहता था, अर्थात बाहर से ये अंदर वाला जो ऑर्बिट रहता था इसमें इलेक्ट्रॉनों का घेरा बनता था, इसको परिरक्षण बोलते हैं। अब इसमें मान लो एस वाला रहेगा तो मजबूत घेरा बना देगा। मजबूत घेरा मतलब यहाँ का ये जो नाभिक का प्रभाव इस इलेक्ट्रॉन तक जाने नहीं देगा, ऐसा ही इसका अर्थ। पी रहेगा तो एस की अपेक्षा कमजोर घेरा रहेगा, अर्थात इसका कुछ प्रभाव यहाँ के इलेक्ट्रॉन तक दिखेगा, आकर्षण का प्रभाव। डी रहेगा तो पी की अपेक्षा और कमजोर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका प्रभाव ज़्यादा दिखेगा, बहुत ज़्यादा। और एफ रहेगा तो इसका प्रभाव इन तीनों से भी ज़्यादा दिखेगा, अर्थात ये सुरक्षा कवच नाम बस कर रहेगा। मतलब एस में इलेक्ट्रॉन यदि रहेगा तो ये सुरक्षा कवच अच्छा खासा पैक रहेगा, इस नाभिक का प्रभाव इस इलेक्ट्रॉन तक बहुत नहीं के बराबर रहेगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। तो ऐसा ही गैलियम के केस में होता है। अब गैलियम के केस में देखिए, गैलियम परमाणु क्रमांक 31 होता है, 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s² 3d10 4p1। अब इसमें गैलियम का जो ये रहता है डी, ये डी जो रहता है, अब देखिए डी 3 लिखा है, अर्थात ये तीसरा वाले ऑर्बिट में रहेगा। इनको मैं यदि ऑर्बिट के रूप में सबको बनाऊं तो 1 लिखा है, मतलब एक ये वाला 1 वाला पहला ऑर्बिट 2, और 2 वाला देखिए 2s2p, दूसरा वाले में कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। 3 वाले में देखिए 6 2 8 और ये 10 हो जाएगा टोटल 18। लेकिन ये कैसे अरेंज रहते हैं, ये देखिए एस पी और ये डी, एस अंदर रहता है, उसके बाद पी और डी ये सबसे बाहर में रहता है, ठीक है। और ये 4 वाला लास्ट, और इसमें हो जाएगा लास्ट में 1। अब यहाँ हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। लेकिन यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसको क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो प्रतिकर्षित जो करते हैं उसी को परिरक्षण बोल रहे हैं, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से घेरा बना देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये डी रहता है पीछे, अब पीछे रहता है तो ये घेरा को अच्छा से नहीं बना पाता, तो ये जो हमारा नाभिक रहता है, ये नाभिक यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच देता है। खींचने से आकार इतना बड़ा होने के बजाय आकार इसका छोटा हो जाता है, मतलब इस तरीके से सिकुड़ जाता है। अब सिकुड़ेगा तो जो इतना दूर में इलेक्ट्रॉन था यहाँ से वो क्या हो गया, वो बहुत पास आ गया, यहाँ मतलब इतना पास में आ गया, देखिए इसकी अपेक्षा छोटा हो गया। अब छोटा हो जाएगा तो हम इस इलेक्ट्रॉन को यदि निकालना चाहे तो निकालेंगे तो क्या लगेगा, हमको ज़्यादा ताकत, ज़्यादा बल लगेगा, अर्थात हमको आयनन ऊर्जा क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा खपत करना पड़ेगा। तो गैलियम के केस में यही होता है कि गैलियम के केस में जो डी रहता है ये अच्छा से ये आवरण प्रभाव अर्थात परिरक्षण प्रभाव नहीं दर्शा पाता, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव का क्रम ये है, ए सबसे ज़्यादा सुरक्षा देता है, उसके बाद पी, उसके बाद डी, सबसे कम देता है एफ। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है।
तो उम्मीद है ये पॉइंट आपने समझ लिया होगा कि गैलियम के डी कक्षक की कमजोर परिरक्षण प्रभाव के कारण ऐसा होता है कि गैलियम का जो आयनन ऊर्जा है वो अधिक हो जाता है, एल्युमिनियम का कम हो जाता है। ठीक है, और इसका संबंध ऐसे भी है, चूंकि इसका साइज छोटा हो गया तो क्या हो गया, परमाणु त्रिज्या छोटा हो गया, इसके कारण भी आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि छोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास हो गया इसके आकर्षण क्षेत्र में, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज़्यादा ऊर्जा खपत करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत लगेगी। 5D 3D 4D इसमें इनके आयनन ऊर्जा का क्रम ये होता है, लेकिन इनका आकार वास्तव में कैसा होता है, ये 3D मतलब जिनके इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में जाते हैं, जैसे जिसका उदाहरण है कॉपर, स्कैंडियम, वेनेडियम, जिसमें जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, इसलिए उनको 3D श्रेणी बोलते हैं। इनमें 10 परमाणु अर्थात 10 तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद होना चाहिए 4D और सबसे लास्ट में होना चाहिए 5D, ये इनके त्रिज्या का आकार होता है। लेकिन जब इनकी आयनन ऊर्जा की बारी आती है तो आयनन ऊर्जा कुछ ऐसा हो जाता है, 5D का आयनन ऊर्जा सबसे अधिक हो जाता है, उसके बाद 3D, उसके बाद 4D। 5D का आयनन ऊर्जा सबसे अधिक हो जाता है का अर्थ है कि 5D का क्या हो जाएगा, इस रिलेशनशिप के हिसाब से देखिए, आयनन ऊर्जा अधिक अर्थात त्रिज्या क्या हो जाएगा, सबसे कम, तो 5D का त्रिज्या भी उस हिसाब से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये जो हमारा तरीका होना चाहिए कि 3D का सबसे कम और 5D का जो आकार है वो सबसे अधिक होना चाहिए, वो ना हो करके वो चीज़ ऐसा होने लगता है। अब ऐसा होने का कारण ये है कि जो ये 5D रहता है, 5D का जो इलेक्ट्रॉन रहता है F वाला, कारण इसका है कि 5D के F कक्षक या 5D का F कक्षक कमजोर परिरक्षण अर्थात कमजोर शील्डिंग प्रभाव दर्शाता है। अर्थात जब इनका जो तत्व होते हैं जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो जो गोल्ड होता है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन D में जाता है, 5D में, इसका 3D में चला जाएगा और इसका 4D में चला जाएगा। लेकिन इनमें जो गोल्ड हो गया, इसमें जो F कक्षक रहता है, वो F कक्षक पाए जाने के कारण क्या होता है, F चूंकि हमने इसमें पढ़ा है कि कमजोर ये शील्डिंग देगा, अर्थात ये जो प्रोटेक्शन में यदि F आ जाएगा तो इनकी अपेक्षा है सबसे कम इसको घेरा बनाएगा, और सबसे कम घेरा बनाएगा तो ये नाभिक क्या करेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच देगा, और खींचने से क्या होगा, आकार एकदम से सिकुड़ जाएगा। एकदम से सिकुड़ेगा तो हमको क्या लगेगा, ज़्यादा ऊर्जा लगेगा, और ज़्यादा ऊर्जा लगने से ऐसा ना हो करके वो क्रम हमको ऐसा दिखता है, अर्थात आयनन ऊर्जा का हमारा ये सही क्रम है। तो इसको याद रखना है, और उस हिसाब से जो 5D है इसमें आता है ये आयरन, कॉपर और ये सिल्वर, इसका भी आयनन ऊर्जा इसी तरीके से होगा। तो उम्मीद है ये कारण आपने समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही।